क्लास 10th प्रश्न बैंक 2021-22 पढ़ रहे हैं हम लोग। आज विज्ञान का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। अभी तक हम 3 पार्ट डाल चुके हैं और आज पार्ट नंबर 4 में हम इलेक्ट्रिसिटी लेसन 12 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं MCQs की। सो क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ओम्स लॉ? कौन ओम का नियम नहीं है? V प्रोपोर्शनल टू I है, V बराबर IR भी है, बट ये नहीं है। V स्क्वेयर अपॉन I इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, V स्क्वेयर अपॉन I इज नॉट अ कॉन्स्टेंट। V अपॉन I एक कॉन्स्टेंट होता है, V स्क्वेयर अपॉन I नहीं होता, तो B इसका आंसर है बच्चों। हाउ इज अमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट? सीरीज बच्चों, इन द सीरीज। अमीटर को सीरीज में लगाते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ लैम्प ऑफ 50 वॉट एंड 250 वोल्ट इज वॉट? बच्चों यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट। पावर मतलब वॉट में दी होती है, तो 50 वॉट पावर है, पोटेंशियल है 250 वोल्ट। ये हो गया 50, ये हो गया 250 वोल्ट। करंट I फाइंड करना है। 250 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, डिवाइड कर लो। 0 से 0, 5 से 1, 5 से 5, 1 को 5 से डिवाइड करते हैं, 0.2 आता है, तो करंट आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो आंसर ए इज करेक्ट, 0.2 एम्पियर। ठीक है बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन, if the potential difference is measured in volt and current in ampere, then unit of power will be, तो पावर की यूनिट क्या होगी बच्चों? वोल्ट एम्पियर। बी। हाउ मेनी वॉट आर इन 1 हॉर्स पावर? 746। डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस नापने की डिवाइस को कहते हैं वोल्ट मीटर। बी। fill in the blanks. The resistance of a wire is dash to length, proportional to length या directly proportional। क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, चलेगा। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज 0। फ्यूज इज कनेक्टेड विथ अ डिवाइस इन सीरीज to obtain high potential difference. To obtain high potential difference, cells are combined in series. Series में combine किया जाता है बच्चों उनको, cells को। There is no change in the value of dash current due to series combination of resistance. अगर series में combine करते हैं तो current की value change नहीं होती है। All electrical appliances in houses are connected in dash combination, parallel combination में बच्चों होती है। Now answer short question. What does an electric circuit mean? Electric circuit का क्या मतलब होता है? The current flow in a closed path continuously is known as electric circuit, या इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ शोन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को भी इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इट्स डेफिनेशन इज इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, then the current through it is said to be an ampere। मतलब 1 एम्पियर करंट क्या हो गया बच्चों? कि किसी भी वायर में से पर सेकेंड अगर 1 कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से निकलता है
तो हम क्या कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ऑन विच फैक्टर डज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फॉर सॉलिड कंडक्टर डिपेंड। सॉलिड कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन चीज पर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछते हैं कभी कभी, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, या राइट द 4 फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो वो 4 चीज़ें क्या है बच्चों। तो फर्स्ट मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट है लेंथ ऑफ कंडक्टर। बच्चों कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, तो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल है एल के। सो अ लॉन्गर वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस एंड शॉर्टर वायर विल हैव स्मॉल रेजिस्टेंस। तो लंबे वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और छोटे वायर का कम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। इफ वायर इज थिक, वायर मोटा है, देन रेजिस्टेंस ऑफ सच वायर इज लेस, बट फॉर अ थिन वायर, पतले वायर के लिए द रेजिस्टेंस इज मोर, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ऑफ द वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा बच्चों। व्हेन द कंडक्टर इज हीटेड, द चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग विद हायर वेलोसिटी एंड फ्रिक्वेंटली कोलाइड विद द एटम ऑफ द कंडक्टर विच इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा स्पीडली मोशन करते हैं और इससे कि हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर पे डिपेंड करता है, कैसा वायर है, जिस मटेरियल का बना होता है उस पे भी डिपेंड करता है। विल करंट फ्लो more easily through thick wire or thin wire of the same material when conducting to the same source wire. The current will flow easily through thick wire, मतलब मोटे वायर से करंट आसानी से जा सकता है, because the resistance of conductor is inversely proportional to area of cross section। क्योंकि जो वायर ज़्यादा मोटा होगा उसका एरिया ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा बच्चों। ड्यू टू दिस, रेजिस्टेंस कम होने से रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर विल बी लेस देन दैट ऑफ द थिन वायर, सो करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू इट। इसीलिए मोटे वायर से करंट आसानी से पास हो सकता है। वाई आर coils of electric toaster and electric irons made of alloy rather than a pure metal। alloy की क्यों बनते हैं, प्योर मेटल के क्यों नहीं बनते। तो alloys have a higher resistivity, कैसी रेजिस्टिविटी होती है, हायर देन देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, सो दे डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न एट हाई टेम्परेचर। तो वो आसानी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होते और बर्न भी नहीं होते हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, एज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। दस दे आर यूज टू मेक कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर एंड इलेक्ट्रिकल आयरन, इसीलिए उनको इलेक्ट्रिकल टोस्टर या आयरन की कॉइल्स बनाने में यूज करते हैं, इंस्टेंट ऑफ रेदर देन ऑफ प्योर मटेरियल, प्योर मटेरियल के अलावा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई इज टंगस्टन यूज फॉर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। फिलामेंट में टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं बच्चों। सो रीजन इज दैट कि टंगस्टन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों बहुत हाई होता है, 3338 डिग्री सेल्सियस। इट डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, इट रिटेन्स एज मच एज ऑफ हीट जनरेटेड सो दैट इट बिकम्स वेरी हॉट एंड एमिट्स लाइट। इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्म होकर लाइट निकालता है। दैट इज द रीजन वाई टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स और बल्ब्स। क्वेश्चन तो पढ़े।
क्वेश्चन बी क्या है, वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एलॉय रेदर देन ऑफ प्योर मेटल, अभी ऊपर ही पढ़ा था। Conductor of electric heating devices are made up of alloy because alloy do not oxidize, burn radially at high temperature unlike metal. metal से की तरह ये हाई टेम्परेचर पर भी बर्न नहीं होते। ऑल्सो एलॉयज हैव ग्रेटर रेजिस्टिविटी, उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू देयर कंस्टिट्यूएंट प्योर मेटल, इसलिए उनको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट फॉर यूज्ड डोमेस्टिक सर्किट, घरेलू सर्किट में सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं लगाते हैं? देयर आर टू रीजन फॉर नॉट यूजिंग सीरीज कनेक्शन फॉर डोमेस्टिक सर्किट। फर्स्ट, डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट करंट रेटिंग कैन नॉट बी कनेक्टेड एज करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज सर्किट। भाई अलग अलग जो डिवाइसेस होती है उनको डिफरेंट डिफरेंट करंट चाहिए, अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे सबको एक जैसा करंट मिलेगा, जो कि किसी के लिए बेनिफिशियल है, किसी के लिए नुकसानदायक है। दूसरा, इफ वन डिवाइस फेल्स, अगर कोई एक डिवाइस खराब हो जाए, फेल हो जाए, द सर्किट इज ब्रोकन एंड ऑल द डिवाइसेस स्टॉप वर्किंग, तो बाकी सारी चीजें वर्क करना बंद कर देंगी, तो इट इज द अनदर रीजन। क्वेश्चन नंबर डी देखो क्या है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। दस, इफ द वायर इज थिक, वायर मोटा है, लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, देन रेजिस्टेंस इज लेस, तो उसका रेजिस्टेंस लेस होगा। इफ द वायर इज थिन, वायर कैसा है, वायर पतला है, लेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। बच्चों मोटाई को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन रेजिस्टेंस इज लार्ज। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, मतलब कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का ही यूज क्यों करते हैं? Copper and aluminum wires are used for transmission of electricity because they have low resistivity. Resistivity बहुत कम होती है, so they conduct the electric current with heavy heat losses. तो heat loss नहीं होता और आसानी से current transmit हो जाता है। Also they are quite cost effective as compared to silver. Silver इन दोनों से बेटर है, बट बच्चों कॉस्टली ज़्यादा होता है, हमारे पास ज़्यादा मात्रा में है भी नहीं, इसलिए। Last question of the lesson. Several electronic bulb designed to used on 220 volt electric supply are rated 10 watt, सबके ऊपर पावर लिखी है 10 watt पावर है। How many lamps can be connected in parallel with each other? कितने parallel lamps लगाए जाएं of the two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 एम्पीयर। बच्चों वेरी वेरी इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको पता लगाना है कि कितने ऐसे लैंप लगाए हम लोग कि 5 एम्पीयर का करंट आ जाए, ठीक है। कितने ऐसे लैंप लगा, मतलब 5 एम्पीयर का करंट मिलने के लिए हमको कितने लैंप्स लगाना होंगे। बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है, वो ये बोलना चाह रहा है कि हर एक लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, पहली चीज़ तो ये पता लगाना होगा। यानी ये नहीं पता हो तो आपको ये पता लगाना होगा कि ऐसे कितने लैंप लगाएं कि हमारा 5 एम्पीयर करंट हमको मिलता रहे। बच्चों बहुत आसान है कि अगर 10 वोल्ट या 10 वाट पावर का कोई बल्ब 220 वोल्ट पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है तो वो कितना करंट यूज़ करेगा, ये पहले समझिए आप। बच्चों बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, P इज इक्वस टू वी आई। फॉर्मूला है P इज इक्वस टू वी आई, जो कि इन लोगों ने भी यूज़ किया है ना। पावर है 10 वाट और 220 वोल्ट पर ये चल रहे हैं, तो वो एक लैंप कितना करंट यूज़ करेगा, 10/220। 0 से 0 कट कर दो, यानी वो 1/22 एम्पियर का करंट यूज़ करेगा। हमको टोटल करंट कितना चाहिए बच्चों, टोटल करंट 5 एम्पियर हमको खर्च करना है, तो हमारे को कितने बल्ब लगाना होंगे। तो बहुत सिंपल सा केस है बच्चों, नंबर ऑफ बल्ब के लिए टोटल करंट को
एक बल्ब के द्वारा यूज किए करंट से डिवाइड कर दो। टोटल करंट 5 एम्पियर, एक बल्ब कितना कर रहा है 1/22। तो इससे पता लग जाएगा कितने बल्ब हमको लगाना पड़ेगा। ये 22 ऊपर जाएगा तो n आ जाएगा 5 × 22 ऊपर जाएगा क्योंकि अपॉन के भी अपॉन में है। तो टोटल 110 बल्ब यूज करोगे बच्चों तो क्या होगा, आपको 5 एम्पियर का करंट मिल जाएगा टोटली। सॉल्यूशन आप देख सकते हो बच्चों, सेम सॉल्यूशन है। मैं इसमें पढ़वा देता हूँ आपको। फॉर ईच बल्ब 220 वोल्ट पावर 10 वोल्ट, तो करंट कितना यूज़ कर रहा है एक बल्ब, P/V है ना। वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था, P बराबर VI होता है, पावर बराबर V × I, आई निकालना P/V 10/220 तो 1/22 एम्पियर। टोटल करंट पैरेलल में कितना होता है, I' = NI होता है, I' = NI, वेयर N इज द नंबर ऑफ बल्ब। तो N निकालने के लिए I' को I से डिवाइड कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I' कितना है 5 एम्पियर है टोटल करंट, 5 को इससे डिवाइड किया, वही आंसर आ गया। सो 110 लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 110 लैम्प्स पैरेलली कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है क्लास। इसके बाद का लेसन चालू करते हैं जो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इज इन द सर्किट, क्या हो जाता है, इंक्रीजेस हैविली, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों। ये लेसन हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला है ना 13। सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट नहीं रिपल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बच्चों, क्लोज्ड कर्व है। कैसे कर्व है, क्लोज्ड कर्व है ना, नॉर्थ से चालू होकर साउथ पर खत्म हो जाते हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ तरफ जाते हैं। परमानेंट मैग्नेट आर मेड अप ऑफ, काहे के बनते हैं बच्चों, परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं बच्चों हमारे बनते हैं स्टील के। A positively charged alpha particle projected toward the west gets deflected toward the north by magnetic field. Direction of magnetic field will be, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आंसर तो इसका अपवर्ड डी है, लेकिन कैसे हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर बच्चों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लेसन का वीडियो है ना। और मैं समझा देता हूँ कैसे होता है, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा हमको बच्चों, इसलिए राइट हैंड रूल काम करेगा। राइट हैंड रूल क्या होता है कि मान लो, मैं पहले तो डायरेक्शन समझा दूँ यहाँ पर सारी आपको, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। भाई एक वायर है, इसमें अल्फ़ा पार्टिकल जा रहे हैं, मतलब समझ लो कि अल्फ़ा पार्टिकल इधर जा रहे हैं बच्चों। जिधर अल्फ़ा पार्टिकल जाते हैं ना, करंट उस तरफ जाता है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फ़ा पार्टिकल पर होता है पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाता है करंट उधर ही जाता है। तो अल्फा पार्टिकल अगर चलेगा तो इधर करंट जाएगा, और करंट जिधर जाता है तो अपने राइट हैंड के थंब को कुछ ऐसा लो बच्चों, ये राइट हैंड का थंब और ये आपकी फिंगर्स को ऐसे घुमाओ, ये आपकी फिंगर्स को ऐसे घुमाओ, कर्ल करो, तो आपकी फिंगर कुछ ऐसे कर्ल कर रही है, कैसे, ऐसे, है ना। इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर जा रही है और इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, ऐसे ऐसे अंदर के अंदर, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है, ठीक है। चलिए, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर डैश इज प्रोड्यूस अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड इज डैश क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। कैसी होती है बच्चों,
वेक्टर मतलब जिसकी डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिना डायरेक्शन के आप वेक्टर चीज़ों को समझा ही नहीं सकते। राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो क्या क्या प्रॉपर्टीज है? द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन हाइपोथेटिकली द नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? किसी पॉइंट पर एक रिजल्टेंट फोर्स जो लगता है किस पर? नॉर्थ पोल प्लेस एट द दैट पॉइंट। मतलब अगर उस पॉइंट पर नॉर्थ पोल रख दे तो उस पर जिस तरफ फोर्स लगता है वही उसकी डायरेक्शन होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। जितनी ज्यादा फील्ड लाइन पास पास है उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। Why does the magnetic needle become deflected when it's brought near the magnet? मतलब मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट क्यों होती है? when it is brought near the magnet, जब उसको मैग्नेट के पास लाते हैं। The needle of compass is deflected when approaching the magnet because the magnet produced a magnetic field which exert a force on compass। वो कंपास पर एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। रिजल्टिंग इन डेविएशन और डिफ्लेक्शन, मतलब इसकी वजह से डिफ्लेक्शन होता है क्योंकि भाई दोनों ही मैग्नेट है। सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक कंपास भी एक मैग्नेट होता है बच्चों, छोटा सा, और कोई मैग्नेट के पास ले जाओगे तो रिपल्शन या अट्रैक्शन होना है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट होता है। वाई डू टू मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? वो एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है? इफ टू मैग्नेटिक force lines intersect each other then there could be two tangent line at intersection point। मतलब बच्चों अगर दो लाइन टच करेंगी, कभी एक दूसरे को कट कर देंगी ना, तो उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन होंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है। हैंस टू फोर्स लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को कट कर ही नहीं सकती है। राइट हैंड थंब रूल क्या है? related to determine the direction of magnetic field F of an electrical conductor। right hand thumb rule ये कहता है बच्चों, if the current carrying conductor is held in right hand such that the thumb point the direction of current। thumb किसको बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। then the direction of curl of the finger will give the direction of magnetic field। ये गलत फोटो छप गया बच्चों, यहाँ पर इनसे काट दीजिएगा इसको। यहाँ पर फोटो ऐसा होना चाहिए। तो बच्चों ये डायग्राम जो बुक में दिया ये यहाँ पर काम करेगा, इसको कहते हैं राइट हैंड रूल। ये क्या कहता है कि अगर मान लो आपने अपने राइट हैंड में कोई वायर पकड़ रखा है और जिसकी करंट नीचे जा रही है, तो आपकी जो फिंगर जिधर मुड़ी हुई है ना, आपकी फिंगर जिधर मुड़ती है बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर आपका राइट हैंड है तो ये फिंगर जिधर घूम रही है, ऐसे देखो, ऐसे जिधर घूम रही है ना, ऐसे गोल, उस तरफ आपका करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है। यही यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा राइट हैंड रूल। ठीक है, फिर से पढ़ के सुना दूं आपको। इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं अपने सीधे हाथ में पकड़ लूं, सच दैट थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरा जो अंगूठा है थंब वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा। देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल फिंगर, जो घूमी हुई ऐसी फिंगर्स हैं वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे बच्चों। नेक्स्ट लेसन है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगला लेसन भी पढ़ लेते हैं बच्चों, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें से एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आएंगे, इसलिए हमने इसमें से सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या नियम है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कभी उसको बना नहीं सकते, एनर्जी को ना ही मिटा सकते हैं। बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू दी अदर, एक एनर्जी का एक हिस्सा दूसरे हिस्से में बदल दिया जा सकता है। कैन एनी एनर्जी सोर्स बी पॉल्यूशन फ्री, क्या कोई एनर्जी सोर्स पॉल्यूशन फ्री होता है?
Why or why not? If an environmental imbalance is created by using an energy source, then that source can be called a pollution. Some energy sources such as fossil fuel, wood, cow dung are produced to be combusted, so they are not pollution free. But some energy source like sun, wind, water, pollution does not occur. मतलब इनसे pollution नहीं होता. किससे? सन से, विंड से, वाटर से. ठीक है, सो दे कैन बी कंसिडर्ड पॉल्यूशन फ्री. तो इनको पॉल्यूशन फ्री मान सकते हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द करंट एनर्जी क्राइसिस? न्यूक्लियर पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन. इट इज यूज्ड इन पावर जनरेशन एंड अदर वर्क. पावर जनरेशन में काम आ रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का. Nuclear energy is also very important because the amount of energy generated is very high for the welfare of human society in peaceful work. मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से जो एनर्जी निकलती है वो बहुत यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा निकलती है बच्चों, बहुत ज़्यादा. लेकिन अगर वो इंसानों के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाए, अच्छे कामों के लिए, तो है ना. और पीसफुल वर्क, उसी न्यूक्लियर एनर्जी से बॉम्ब भी बनते हैं जिससे दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है. वॉट आर द लिमिटेशंस ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ओशियंस? क्या लिमिटेशन है ओशियन से जो एनर्जी निकलती है उससे? द एनर्जी फ्रॉम द ओशियन कैन बी ऑब्टेन मेनली इन द फॉर्म ऑफ टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी, हुज वेरी लेस एनर्जी इज यूज फॉर हाउस होल्ड वर्क. जिसको हम हाउस होल्ड काम के लिए कम ही यूज़ कर सकते हैं, घरेलू यूज़ के लिए. व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी क्या है बच्चों? Energy stored as heat in certain region of the earth is called geothermal energy. पृथ्वी के अंदर हीट के फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी है बच्चों, उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. दिस एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय सम प्लांट. कुछ ऐसे स्टेशंस होते हैं जो इसका यूज करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में. Why are we paying attention to alternative source of energy? Energy is being supplied from fossil fuels till the present time. आज के समय में फॉसिल फ्यूल से बहुत सारी एनर्जी हमको मिलती है, बट द स्टॉक इज लिमिटेड. स्टॉक कैसा है? कम है, फॉसिल फ्यूल ज़्यादा नहीं है. आफ्टर सम टाइम देयर रिजर्व विल बी एग्जॉस्टेड. जो फॉसिल फ्यूल के रिजर्व है वो ख़त्म हो जाएंगे. टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, सो दिस इज़ द रीज़न दैट वी नीड न्यू एनर्जी सोर्सेज. तो हमें कुछ नए एनर्जी सोर्सेज के बारे में सोचना चाहिए. तो अ गुड फ्यूल कौन होता है? अ गुड फ्यूल कंटेन फॉलोइंग कैरेक्टर. कुछ गुण होना चाहिए. द थर्मल वैल्यू ऑफ फ्यूल शुड बी हाई, मतलब उससे ज़्यादा एनर्जी निकलना चाहिए. इसको कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं. फ्यूल कंटेन प्रॉपर कंबशन हीट. कंबशन हीट उसका सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, मतलब जल्दी से भी नहीं जलना चाहिए और बहुत देर से भी नहीं जलना चाहिए. द फ्यूल कंबशन रेट शुड बी बैलेंस. जलना एक जैसा लगातार जलना चाहिए. कंबशन का रेट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए बच्चों. द अमाउंट ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंसेस इन फ्यूल शुड बी रिड्यूस्ड. मतलब कुछ चीज़ें नहीं बचना चाहिए जलने के बाद. ऐसा नहीं कि बहुत सारा सामान बच गया जो जल नहीं रहा हो या वेस्ट हो जाए. टॉक्सिन्स शुड नॉट बी रिमूव्ड आफ्टर कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब जलने के बाद कुछ हानिकारक चीज़ें नहीं निकलना चाहिए. द फ्यूल प्राइस शुड बी लो. फ्यूल का प्राइस कम होना चाहिए. द फ्यूल शुड बी कन्वीनियंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज में अच्छा होना चाहिए. देर इज़ ईजी एंड एडुकेट अवेलेबिलिटी. आसानी से मिल जाना चाहिए. और एडुकेट मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, है ना. और फ्यूल नीडेड. डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या है? क्वेश्चन नंबर 8. सो डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल आर द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस स्मोक विच पोल्यूट द एयर. मतलब यहाँ से क्या मिलता है? स्मोक निकलता है जो हमारे पोल्यूट करता है एयर को. देयर सोर्सेज आर लिमिटेड. फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज कम है, सो कांट यूज इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं कर पाएंगे हम इनको. वी विल यूज
सोलर कुकर बिकॉज इट विल नॉट क्रिएट पॉल्यूशन एंड इट कीप चीप। बच्चों क्वेश्चन पढ़ना भूल गया मैं। इफ यू कैन यूज एनी एनर्जी सोर्स टू हीट फूड विच वन विल यू यूज एंड वाई। वी विल यूज सोलर कुकर बिकॉज इट विल नॉट क्रिएट पॉल्यूशन एंड इट्स चीप। ना तो ये पॉल्यूशन करेगा और ये बहुत सस्ता होता है बच्चों, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। तो ये हमारा सोर्सेस ऑफ हीट वाला लेसन भी खत्म होता है। अगले लेसन में चलते हैं बच्चों, क्या है हमारा आवर एनवायरमेंट लेसन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम। जो बायोडिग्रेडेबल आइटम है, ग्रास, फ्लावर एंड लेदर, ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, फ्रूट पील, केक एंड लाइम जूस, केक, वुड एंड ग्रास। बताए बच्चों क्या होना चाहिए इसका आंसर। बच्चों इसका आंसर है केक, वुड एंड ग्रास। वैसे तो फ्रूट जू पील्स, केक और लाइम जूस भी सही होना चाहिए बच्चों, है ना। सी आंसर मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है इसका। और बच्चों पहला ग्रुप भी तो है ग्रास, फ्लावर, लेदर, मतलब कुल मिला के प्लास्टिक को छोड़कर बाकी सब बायोडिग्रेडेबल है, यानी इसका आंसर ए भी हो सकता है, सी भी और डी भी। तो ए, सी, डी तीनों पर टिक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एग्जाम में से ये इन तीनों में से एक कोई देंगे, है ना, ध्यान रखिएगा आप, है ना। इसमें इन्होंने तीनों साथ दे दिए, बाकी इसका आंसर 1, सी और डी तीनों है, तीनों ही उसके सही आंसर है। बायोडिग्रेडेबल कौन होते हैं बच्चों। बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें होती हैं जो टूट जाती छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे प्लास्टिक है, वो छोटी छोटी चीज़ों में नहीं टूटती, आप उसको ज़मीन में गाड़ दो वैसी की वैसी मिलेगी आपको कुछ ईयर बाद। लेकिन अगर आप कुछ खाने की चीज़ें जैसे कि कोई फल फ्रूट या चीज़ें डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे दूसरी चीज़ों में ब्रेक हो जाती है, इसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएट द फूड चेन। ग्रास, व्हीट, मैंगो नहीं, ग्रास गॉट ह्यूमन, ये सही है बी, ग्रास गॉट ह्यूमन। क्योंकि ग्रास को गॉड खाएगी, गॉड को ह्यूमन खा सकता है। गॉड को काऊ नहीं खाती, ना ही काऊ को एलिफेंट खाता है। ग्रास ना तो फिश खाती, फिश को ना तो गॉड खाती है। तो कुल मिला के बी ही इसका सही आंसर है। द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर। किसी इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। बच्चों देखा जाए तो सभी है, तो ऑल ऑफ दीज। ग्रीन प्लांट बिलोंग टू विच ट्रॉपिक लेवल। ग्रीन प्लांट कौन से लेवल पे होते हैं बच्चों। ग्रीन प्लांट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं, क्योंकि वही तो प्रोड्यूसर होते हैं, वही तो खाना बनाते हैं। इन एन इकोसिस्टम मैन इज अ। मैन क्या है इकोसिस्टम में। मैन होता है बच्चों ओमनिवोरस, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पिरामिड को क्या होता है, ऑलवेज इरेक्ट होता है ना, हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट। fill in the blanks is chemicals या chemical which harms ozone layer is CFC, chlorofluorocarbon, CFC, chlorofluorocarbon. A chain of organism participating in various organic level in which one organism consumes other organism is called food chain. इसको बच्चों food chain कहते हैं, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरी चीज़ों को खाता है ना, एक दूसरे का भोजन बनते हैं, फूड चेन कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई आर कॉल्ड। बैक्टीरिया और फंगाई को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकम्पोजर। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर एंड इट्स यूज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इज 10% ओनली। कितनी होती है, 10%। एक लेवल से दूसरे लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी बच्चों जाती है। आंसर इन वन वर्ड देखते हैं। गिव 3 रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के 3 रीजन क्या है। तो पहला है कंटिन्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज रिजल्ट इन इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ CO2, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। स्मोक रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, जो व्हीकल और फैक्ट्रीज से स्मोक निकलते हैं वो इसका एक मेन कारण है। इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय द यूज ऑफ एयर कंडीशनर इन होम्स एंड व्हीकल्स एंड यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर इन होम, मतलब
एयर कंडीशनर, एसी और फ्रिज के अंदर जो कुछ केमिकल्स होते हैं बच्चों, ये भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है? द फूड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड चेन। खाना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म कैसे जाता है ये पता चलता है फूड चेन से। दस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसी है? एक ही डायरेक्शन में है। मेनी ऑफ द फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड बाय स्पीसीज, मतलब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी होती है। विच अकर इन मोर देन वन फूड चेन, मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक से ज़्यादा फूड चेन में आते हैं। दस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मल्टी डायरेक्शन, तो इसके हिसाब से एनर्जी मल्टी डायरेक्शन में ट्रांसफर होती है। अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग हु ईट हूम, मतलब कौन किसको खाता है, इज कॉल्ड अ फूड चेन। अ नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन, मतलब बहुत सारी फूड चेन एग्जिस्टिंग इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड वेब। फूड वेब मतलब जिसमें बहुत सारी फूड चेन हो जो एक दूसरे से जुड़ी हो। ड्यू टू लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज सिंपल स्ट्रक्चर, ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ना, क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, थोड़े बहुत जीव जंतु होते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन होने की वजह से नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। दस इट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? कॉम्प्लेक्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बच्चों? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म द अर्थ सरफेस व्हेन द सन एनर्जी रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चों दैट वार्म द अर्थ सरफेस, जो अर्थ की सरफेस को गर्म कर रही है। व्हेन द सन एनर्जी रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब सन की एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है। सम ऑफ इट रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ उसमें से वापिस चली जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है टू स्पेस, एंड द रेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड, और बाकी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड री रेडिएटेड, एंड फिर से रेडिएट होती है, फिर से फैल जाती है बाय ग्रीन हाउस गैसेस, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस इनको सोख लेती है और फिर से एटमॉस्फेयर में फैला देती है, जिससे क्या हो रहा है? गर्मी बढ़ रही है। सो द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वार्म द एटमॉस्फेयर, जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है। एंड द सरफेस ऑफ अर्थ, और अर्थ की सरफेस को भी गर्म कर रही है। हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट, हमारी एक्टिविटीज एनवायरमेंट को कैसे अफेक्ट कर रही है? आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट एज फॉलोइंग: डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड ड्यू टू कंटिन्यूस अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण होने की वजह से, अर्बनाइजेशन मतलब शहरों के बनने की वजह से फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर की ज़मीनों को खराब करके, मतलब जंगलों को काट देते हैं, खेती की जगहों पर घर बना देते हैं। बाय द इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल अमाउंट ऑफ पॉइजनियस गैसेस इंक्रीजेज, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज और गाड़ियां चलने की वजह से a lot of poisonous gases increases which leads to an increase in temperature, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है बच्चों। कंटिन्यूस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड कीड़े मारने की दवाइयाँ और केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब केमिकल खाद की वजह से इन एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉयज द यूजफुल ऑर्गेनिज्म इन सॉइल, तो सॉइल के अच्छे ऑर्गेनिज्म जो है, कीड़े मकोड़े हैं जो सॉइल को हेल्प करते हैं, वो मर जाते हैं। यूज ऑफ सोप डिटर्जेंट इन द होम्स इंक्रीज द पॉल्यूशन इन वाटर, इनकी वजह से वाटर का पॉल्यूशन बढ़ जाता है बच्चों। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट आर देयर इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ कंपोनेंट इन इकोसिस्टम, अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक मतलब एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, मतलब जिनमें जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, जो हमेशा चलते रहते हैं। बायोटिक मतलब जिनका जीवन होता है, जैसे एनिमल और प्लांट। डिकम्पोजर्स होते हैं। द बायोटिक कम्युनिटी ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर होते हैं कंज्यूम करने वाले और उनको डिकम्पोज करने वाले। नेक्स्ट है बच्चों
व्हाट आर द इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फैलाने वाले कौन कौन है पॉल्यूटेंट। राइट नेम ऑफ 3 नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन, ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताना है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते नहीं हैं और हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स आर केमिकल दैट हैव एंडेड अप इन द इन्वायरमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर हजार्डस टू हेल्थ। तो ये वो केमिकल्स या चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में आ रही हैं और हमारी वजह से ही आ रही है, ह्यूमन एक्टिविटी है ना, मैन मेड एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी से, जो हजार्डस टू हेल्थ मतलब हमारे लिए हानिकारक है हेल्थ के लिए। 3 नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन आर एग्रीकल्चर केमिकल, पॉलीथीन, इंडस्ट्रियल केमिकल और सबसे बुरा न्यूक्लियर वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। Why the depletion of ozone layer is cause of concern? What steps are being taken to limit this damage? बच्चों यहाँ पर कैंसर होना चाहिए, कंसर्न लिखा है वो कैंसर कर लीजिए आप उसको, कैंसर CANCER लास्ट का है, ये मिटा दो और ये ए कर लो, कैंसर। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ, वैसे कंसर्न भी ठीक लिखा है, सोचने लायक कंसर्न मतलब चिंता का विषय क्यों है, ठीक है ये भी चलेगा बच्चों। वाई द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय क्यों है, चिंता का कारण क्यों है। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज इट इज वेरियस हार्मफुल इफेक्ट विच आर एज फॉलोज, मतलब ये हम पर काफ़ी नुकसानदायक प्रभाव डाल सकती है, इस वजह से कंसर्न यानी चिंता का विषय है। ठीक है, मैं उसे कैंसर के तरफ ले गया था गलती से, ठीक है, पर वो कंसर्न ही है, मतलब सोचने का विषय क्यों है। ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर द हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन इंटर द एटमॉस्फेयर विच कॉजेस स्किन कैंसर, मतलब ये जो कैंसर आ रहा था इसकी वजह से मैंने सोच लिया था। तो बच्चों कुछ हार्मफुल रेडिएशन सन से जो आ रही ना वो हमको स्किन कैंसर दे सकती है या और भी कोई बीमारी दे सकती है, इसलिए हम लोग को इसके छेद को बंद करने के बारे में सोचना चाहिए या कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। डेडली आई डिसीजेस, कैटरैक्ट, वाउंड एंड इन्फ्लेमेशन इन आईज इज कॉज्ड बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो सन की रेडिएशन होती है उससे प्रकार की डिसीज भी होती है। डेडली आई डिसीज, कैटरैक्ट हो सकते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं, वाउंड एंड इन्फ्लेमेशन इन आई, आंखों में वाउंड हो जाते हैं बच्चों, घाव हो जाते हैं। बाय ओजोन डिप्लीशन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। स्टेप्स टू लिमिट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कैसे कर सकते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किसकी वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से और मीथेन गैसेस की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉजेस मैक्सिमम डैमेज, सबसे ज़्यादा डैमेज CFC करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इट्स अल्टरनेटिव इज बीइंग सर्च्ड एंड यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इज इनकरेज्ड, है ना, इसका अल्टरनेटिव सोचा जा रहा है ना, और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को भी इनकरेज किया जा रहा है। व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिज्म in one trophic level? If we kill all the organism in one trophic level, the transfer of food and energy to the next trophic level will stop, due to which the organism of the next trophic level will starve, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, and die, starve मतलब भूखे मर जाना होता बच्चों, और माइग्रेट टू अदर एरिया या दूसरी जगह चले जाएंगे। सो द किलिंग ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल के सारे एनिमल को मारना, विल ऑल्सो लीड टू ओवर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल, मतलब इससे पहले वाले ट्रॉपिक लेवल की जनसंख्या बढ़ाने के बराबर है। दिस लेवल विल कॉज ऑन इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम, जिससे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा बच्चों। What is acid rain and how does it occur? Right. Acid rain when the amount of pollution like sulfur dioxide, oxide of nitrogen,
increases in environment, then rainwater react with them and form acid which fall on the earth as rain and it is called acid rain. मतलब बच्चों एसिड रेन क्या होता है, कुछ पॉल्यूटेंट जो होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो पानी के साथ मिलकर एक टाइप का एसिड बनाते हैं और वो पानी के साथ मिक्स होकर नीचे आ जाते हैं बारिश के साथ, इसी को कहते हैं एसिड रेन। अक्रेंस ऑफ एसिड रेन क्यों होता है, कैसे होता है? ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, acidic gases like carbon dioxide, sulfur dioxide and oxide of nitrogen collect in atmosphere due to heat and sun. Water of river, lakes, ponds and sea from vapor mix with acidic gases। मतलब जो वेपर्स निकलती है बच्चों कुल मिला के सब जगहों से, रिवर से, लेक से, समुद्र से, वो वेपर इन हार्मफुल ऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाती है, एसिडिक गैसेस के साथ मिक्स हो जाती है और एसिड में कन्वर्ट होकर पानी के साथ नीचे जाती है। व्हेन फेवरेबल कंडीशन आर प्रोड्यूस, जब फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस होती है, द वाटर वेपर कंडेंस गेट कन्वर्टेड टू वाटर ड्रॉप्स एंड डिजोल्व द एसिडिक गैसेस इन इटसेल्फ। वो इन एसिडिक गैसेस को अपने अंदर डिजोल्व कर लेती है एंड फॉर्म एसिड और एसिड बनाती है। इन दिस कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर फॉर्म्ड। कार्बोनिक, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड जैसी चीजें बन जाती है बच्चों। व्हेन वाटर ड्रॉप्स फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, द एसिड ऑल्सो फॉल विद देम। वो एसिड उनके साथ आता है, इसी को एसिड रेन कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। गिव एग्जांपल। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। बायोडिग्रेडेबल हमारे एनवायरमेंट को ज्यादा पॉल्यूट नहीं करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट pollute the environment. These are decomposed by natural biological agent जैसे कि वुड, वूल, पेपर, वुड, लकड़ी, इनसे ये क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, छोटे मोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। These are not decomposed and degrade by microbes. इनको बैक्टीरिया भी छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, जैसे प्लास्टिक, जैसे कि ग्लास ऑब्जेक्ट, जैसे कि DDT जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम एक लास्ट लेसन में चलते हैं और हमारा ये आज का फिजिक्स वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। बस एक बायो पार्ट रहेगा जो आपके लिए जल्दी बना दिया जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सोर्स। कौन नेचुरल सोर्स नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी, सॉइल है, विंड है, वाटर है। नेचुरल रिसोर्सेस विच इज रिड्यूसिंग एट फास्ट रेट इन द वर्ल्ड। फॉरेस्ट बच्चों, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जल्दी जल्दी यूज हो रहा है। नेचुरल रिसोर्स आर सब्सटेंसेज विच एग्जिस्ट ओनली ऑन लैंड, इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर विच इज वेरी एडवांटेजेस फॉर मैनकाइंड। बी, बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। Main cause of coliform bacteria found in large amount in Ganga river is flowing of unburnt bodies in water। मतलब बिना जले हुई बॉडीज का इसके अंदर बहना या फ्लो होना। गंगा एक्शन प्लान इज स्टार्टेड इन 1985। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, सी आंसर इसका सही है। राइट वन मेन कॉज ऑफ गंगा पॉल्यूशन। तो इसका मेन एक कारण है बच्चों, फ्लोइंग डेड बॉडीज इन गंगा। डेड बॉडी को इसके अंदर बहा देना। व्हाट इज द नेम ऑफ बंगाल फॉरेस्ट विच इज कंजर्व्ड एज अ बेस्ट कंजर्व्ड फॉरेस्ट। सबसे बेस्ट कंजर्व्ड फॉरेस्ट कौन सा है? अराबरी साल फॉरेस्ट बच्चों। टू विच इज अमृता देवी बिश्नोई अवॉर्डेड रिलेटेड। वो है बच्चों फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लाइफ कंजर्वेशन। फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ। वेयर इज कैलिफॉर्म बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। कहाँ होता है? इंसान की इंटेस्टाइन में होते हैं। राइट वन मेन रीजन ऑफ एक्सेसिव हार्नेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। पॉपुलेशन ग्रोथ बच्चों, पॉपुलेशन ग्रोथ इसका एक मेन कारण है।
तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें हम लोग बायो का एक लेसन बनाएंगे, है ना। 2 पार्ट या 1 पार्ट में आपके बायो के भी सारे लेसन्स फिनिश हो जाएंगे।